सबको नमस्कार। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे थे। अपन ने पिछले वाली क्लास में 40 तक कर लिए थे। इसके बाद इसका अगला नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 41 से हम स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। अब देखो अपना अगला प्रश्न 41। 41 के अंदर क्या देखो, क्या लिखा है कि अनंत तनुता पर NaCl, HCl और एसिटिक एसिड, ये सोडियम एसिटेट की 0.1 मोलर चालकताओं के मान दे रखे हैं। ये इतने तीनों के इतने इस तरह से मोल, ये ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ये क्या है, ये है मोलर चालकता की इकाई। है ध्यान रखना, एस लिखा ना, एस मतलब सीमेंस है, एस है ना सीमेंस, इसकी जगह आप ओम इनवर्स कर सकते हो, है ना, एक ही बात है। इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, याद रखना, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ये क्या है, मोलर चालकता की इकाई है। और आपसे पूछ लेना तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, तो यहाँ मोल है, आ जाएगा तुल्यांक इनवर्स, बस वो तुल्यांकी चालकता की इकाई हो जाएगी। और विशिष्ट चालकता के लिए ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। देखो लिख देता हूँ एक बार यहाँ, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। देखो एक तो है मोलर चालकता, क्या नाम है, मोलर चालकता। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी यूनिट क्या है, क्या लिखोगे, ऐसे ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हो सकता है मीटर लिखा हुआ मिल जाए, तो मीटर स्क्वायर लिख दे तो एक ही बात है, ठीक है ना। तुल्यांकी चालकता के पूछ ले, तुल्यांकी चालकता की इकाई पूछ ले, तब सेम ऐसे ही होगा, ओम इनवर्स, यहाँ तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स लिखा मैंने, तुल्यांक हिंदी में लिख सकते हो आप, इंग्लिश में लिख दिया मैंने इक्विवेलेंट इनवर्स। और सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर हो सकता है, मीटर स्क्वायर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और एक विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकता, इसकी इकाई क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। किताब में क्या लिखा, आपके चालकता लिखा हुआ है, इसकी इकाई क्या होती है, तब क्या लिखना है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स लिख दो या मीटर इनवर्स लिख दो, आपकी मर्जी है ये। और डायरेक्ट आ जाए ना, चालकत्व आ जाए, जिसको हम चालकता बोलते थे पहले, चालकत्व, इसके लिए क्या होती है, ओम इनवर्स। ये इकाई याद रखना चारों, ठीक है ना। और ये पूछेंगे आपसे एग्जाम में, इनमें से प्रश्न आ सकता है। तीन चारों की, मोलर चालकता की इकाई, तुल्यांकी चालकता की इकाई, विशिष्ट चालकता की जिसको चालकता बोलते हैं, और चालकत्व की इकाई जिसको, है ना, ओम इनवर्स, यानी एक बट्टे प्रतिरोध होता है तो ओम इनवर्स। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम, प्रतिरोध है ना, इसकी इकाई क्या होती है, ओम। तो चालकत्व क्या होता है, एक बट्टे आर यानी एक बट्टे ओम, यानी ओम इनवर्स हो गया। ये याद रखना आपको, लिख लो ये, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या है, एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब अनंत अनुता जाना माजे, और याद रख लो ये चार चीजें तो याद कर लो। अगर पेपर में प्रश्न इसमें न्यूमेरिकल आएगा ना तो ये देंगे, NaCl देंगे, HCl देंगे, सोडियम एसिटेट देंगे, CH3COONA, ये देंगे। और आपसे एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, तुल्यांकी, जो भी तुल्यांकी चालकता पूछेंगे आपसे, तब ध्यान रखना है। मिटा दूं इसको तुम्हें। अब देखो क्या करना है, ये एक याद कर ही लो आप, इसको तो आप याद ही कर लो, इस फॉर्मूले को। इस टाइप का प्रश्न आएगा, और यही एक दो तीन और एक ये चार, ये तीन देंगे, इन तीन का मान देंगे, इसका मान पूछेंगे आपसे, तो आप याद ही कर लो इसको। क्या लिखोगे कि अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की चालकता, ये पूछिए आपसे, बराबर क्या लिखोगे, अनंत तनुता पर HCl की चालकता प्लस अनंत तनुता पर सोडियम एसिटेट की चालकता, और माइनस घटाना है किसका, अनंत तनुता पर NaCl की चालकता का मान घटाना है, NaCl वाला मान घटाना है बाकी दो में से, बस इतना याद कर लो, ये याद कर लो, और कुछ नहीं करना, ये लिख के आपको, और एग्जाम में करना क्या है, बस इतना ही करना है। एसिटिक एसिड, इसकी चालकता बराबर, अब HCl का मान कितना है, दे रखा है ऑप्शन में, कितना, 425.9, प्लस सोडियम एसिटेट का मान कितना है, 91.0, फिर माइनस, और किसका है, NaCl का, कितना है, NaCl का पहले वाला मान 126.4, बस अब जोड़ दो इनको, कितना हो गया, 425 और 91 कितना आ गया, घटा के जोड़ के देखना है इसको, तो 96 और 20 कितना हो गए, 116, 516, है ना, 516.9
-126.4। अब घटा दो इसको, तो 9 में से 4 गए तो 5 पॉइंट, 6 में से गए 0, है ना, और यहाँ 11 में से 2 गए 9, और यहाँ क्या बच गया 4, 490। 490 पॉइंट ऐसे ये आता है क्या 300, 390 है ना, 400 390 पॉइंट ऐसे 5 या 4 जो आ रहा है ना 5, इस तरह से ये आ गया ना 390 और 126, 416 5, हाँ 390.5 आ गया। कितना आ गया 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना आ गया 390.5, हमारा उत्तर सही आ जाएगा। ये जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप का प्रश्न 100% पक्का आता है, हर बार आता है, और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। यहाँ तो लिखा मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आपके वैसे एग्जाम में सीधा प्रश्न लिखा हुआ है कितना, ये चालकता का मान ज्ञात कीजिए, ये कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा, निकालना आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद कर लो, NaCl वाला मान घटाना है, बाकी 2 मान जोड़ने, इतना याद रखो। फिर देखो अगला प्रश्न 42, pH 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव याद कर लो, ये है ना, नष्ट समीकरण से निकाल लंबा हो जाएगा -0.59 वोल्ट आएगा। ठीक है, इतना ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, लेकिन याद कर लो इसको। अब देखो क्या लिखा है, 50 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, जबकि इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया ये हो रही है। अब क्या है, एल्यूमिनियम +3, अब देखो यूं अभिक्रिया है, Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ये बन गया एल्यूमिनियम। कितना बन गया, अब एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था 27, तो 27 ग्राम मिल गया हमें ये। अब 27 ग्राम, अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, कितने 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 गुना फेराडे, यानी 3 गुना फेराडे, यानी 3F की मान, 3F, 3F का मतलब 96,500 गुणा 3, इतनी कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना हो तो 96,500 गुणा 3 बटे 27, और क्या है कितना 50 ग्राम प्राप्त करना हो तो 50 ग्राम के लिए छोटी कक्षा में पढ़ा है, वैसे ही करना है, 96,500 गुणा 3 बटे 27, और ऊपर गुणा क्या आ गया 50। अब इसको गुणा भाग कर लो, 9 तिया 27, 9, और काट देना, इसको गुणा कर देना, गुणा करोगे ना, गुणा भाग करके देखना कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 53, 61, 11, इतना कूलाम किया जाएगा। इसके लिए हमें 50 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखो अगला, डेनियल सेल के दाएं अर्ध सेल में अभिक्रिया होती है। अब डेनियल सेल जो बनाते हो ना आप, तो उसमें लिखते हैं हमेशा एनोड को बाईं तरफ लिखते हैं, एनोड को, और कैथोड को दाईं तरफ लिखते हैं। एनोड में क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड था, है ना, कैथोड में क्या था, कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर, यहां भरा हुआ था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहां भरा हुआ था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डेनियल सेल में। बीच में क्या लगा दिया था, लवण सेतु जोड़ दिया था आपने ऐसे, है ना, और ये इनको जोड़ दिया वोल्टमीटर से, ये डेनियल सेल हो गया था। ये एनोड था, ये कैथोड था। अब क्या लिखा, दाएं भाग में दाएं तरफ कैथोड है, और कैथोड पे क्या होता है हमेशा अपचयन होता है, तो अपचयन होता है, कैथोड पे क्या होगा अपचयन क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, एक सेल है इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम Ag+ इतना, इससे ये सेल अभिक्रिया दे रखी है, तो ई सेल, ये क्या ई सेल है, ई सेल का मान बताइए, अगर E0 सेल का मान दे रखा है ये इतना है। अब देखो क्या है, ये एक सेल अभिक्रिया है, क्या है Mg, ठोस लिखूं ना लिखूं आप लिख लेना, Ag+, ठीक है ना, और इसकी मात्रा दे रखी है 0.0001, ठीक है, और फिर ये सेल आरेख दे रखा है ना, सेल आरेख है ये। अब देखो Mg सॉलिड, फिर यूं इस तरह से, और यहाँ पर
Ag प्लस एम को 2Ag और इसे Mg प्लस 2 और 2Ag। अब देखो इसने वैसे तो रिएक्शन लिख रखी है ये, लेकिन आप रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, आप लिख लो चाहिए ऐसे, चलो रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी पूरी। वैसे सेल आरेख में है ना 2 आते नहीं, सेल आरेख में हमेशा ये संख्या नहीं लिखी जाती। Mg प्लस 2Ag, चलो लिख लो, है ना। इसका मान 0.0001 मोल है और इससे क्या बन रहा है, Mg प्लस 2 बन रहा है और इसका मान 0.130 और साथ में क्या है 2Ag बन रहा है, ये है। अब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब देखो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, तो E0 सेल का मान दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, तो नंस समीकरण लगानी है आपको, तो E सेल ये निकालना आपको, तो E0 सेल माइनस 0.591 अपॉन, अब कितने इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं, 2 दे रहा है 2 ले रहा है, तो 2 log 10 उत्पाद। अब उत्पाद में क्या है, ये उत्पाद में हमेशा आयन लिखते हैं, तो आयन लिखना है Mg प्लस 2, बस Ag नहीं लिखना, हमें Ag से मतलब नहीं है। इधर आयन क्या है, क्रियाकारक में Ag है, Ag प्लस, और हमेशा ध्यान रखना वो आगे संख्या हमेशा ऊपर घात में आती है, यूं लिख दिया। अब मान रख दो, मान रख के उत्तर निकाल लो। ई सेल बराबर E0 सेल का मान कितना है 3.17 माइनस 0.591 अपॉन 2 और log, अब यहां Mg प्लस 2 का मान 0.130 बटे नीचे वाले का मान क्या है 0.0001 की पावर 2, इस तरह से। अब देखो इसकी पावर करके इसमें भाग दे के, और log 10 है, ये log 10 का मान आ जाएगा, फिर इससे गुणा करके जो उत्तर आ रहा है उसमें से घटा देना, घटा के इस सेल का मान आ जाएगा, और ये कितना लगभग है 2.96 आ जाएगा, निकाल के देखना, आगे गुणा भाग कर लेना इसको इस तरह से, ठीक है। ये देखो अगला, ओम इकाइयों में किसके तुल्य हैं। अब देखो इसमें आप याद कर लो एक, ये क्या याद कर लो, ये वाला मान किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे ओम इनवर्स की क्यूब और एम्पियर की स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, शुद्ध जल की चालकता। अब ये याद करने वाले प्रश्न है, ये शुद्ध जल की चालकता कितनी होती है। वैसे तो पुराने वाली किताब में 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 मिलेगा, लेकिन नई वाली किताब में 3.5 10 की पावर माइनस 5 है। कितना है 3.5 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो ये विशिष्ट चालकता की इकाई है ये, जिसको अपनी चालकता लिखा है, ध्यान रखना चालकता को किताब में, आ वाली किताब में विशिष्ट चालकता को चालकता लिखा है, ये 3.5 10 की पावर माइनस 5 याद कर लो। ये शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता यानी चालकता बोल दे, कितनी आती है 3.5 10 की पावर माइनस 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। फिर अगला देखो, चालकता का सही क्रम। अब धातु दे रखी है, इनमें सबसे अधिक चालक कौन होती है, चांदी, दिखा है पीछे, विद्युत की सबसे अच्छी चालक चांदी, उससे कम होता है तांबा, तांबा होता है, उससे कम सोना, और उससे कम लोहा। इन चार में दे रखे हैं चार, इन चारों में से क्रम बता रहा हूं मैं, ये क्रम रहेगा। अब ये क्रम देख लो कहाँ है, चांदी तांबा सोना लोहा सेकंड, ये धातुओं में चालकता का सही क्रम है, याद रखना अभी। सबसे अधिक चालक चांदी, उससे कम तांबा, फिर सोना, फिर लोहा, ये क्रम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त नियम है। अब देखो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, कोलराउस नियम का एप्लीकेशन है ये, अनुप्रयोग। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम का उपयोग किया जाता है। किसका, कोलराउस का नियम, किसका, कोलराउस का नियम काम में लेते हैं। फिराडे का तो विद्युत अपघटन के 2 नियम है, फिराडे के विद्युत अपघटन के नियम है, कितना पदार्थ इलेक्ट्रोड पे मिलेगा उसके लिए नियम है। हेनरी का नियम, द्रव के अंदर गैस कितनी घुलेगी उसकी मात्रा बताने के लिए हेनरी का नियम है, ठीक है। कोलराउस का नियम है चालकता निकालने के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों की। फिर देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बताइए आपको, गैल्वेनिक सेल में, अब देखो याद रखना, वैसे सेल में एनोड प्लस कैथोड माइनस, कोई भी विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस कैथोड माइनस मानते हम, ये मानते हम, ठीक है ना। एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचन, सही है। लेकिन याद रखना गैल्वेनिक सेल में एनोड पर चार्ज माइनस होता है, उल्टा है, कैथोड पर प्लस होता है, याद रखना। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणावेशित, कैथोड क्या होता है
धनावेशित। तो एनोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखना ये पहला ऑप्शन। इसके बाद देखो अपना अगला 51 कि फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम के अनुसार, पहला नियम मैंने अभी बताया अभी से मैंने, क्या होता है कि किसी विलयन में कोई आवेश Q प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W है, वो प्रवाहित आवेश Q के क्या होती है, समानुपाती। मतलब W समानुपाती क्या है, Q होता है। इसका मतलब यानी जितनी आप विलयन में लाइट जितनी अधिक पास करोगे, जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, उतना अधिक इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा मुक्त होती चली जाएगी। इसका मतलब ये है ना, V समानुपाती I ऐसे लिखा हुआ है, समानुपाती लिखना भूल गया वो लिखने वाला, ये भी आपकी तरह ही है। तो इन दो में लिखा है इसने इस तरह से, ये चार ऑप्शन है, कौन सा है, W समानुपाती Q। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। कोई धातु हो ना, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक सेल ये इलेक्ट्रोड काम में लिया था, और मैंने इसके दो एप्लीकेशन लिखाए थे, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना। किसकी सहायता से, SHE की सहायता से। किसकी सहायता से, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो काम में लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकालते हैं। और यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ध्यान रखना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना जाता है, 0 मान के अन्य का निकालते हैं, ध्यान रखना। फिर देखो अगला, NaCl विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, देखो अब आ गया, एनोड पर क्या मिलेगा, हमेशा चाहे जलीय NaCl हो चाहे गलित हो, एनोड पे कभी चेंज नहीं होता, एनोड पे हमेशा Cl2 गैस ही मिलेगी। क्या मिलेगी, Cl2 मिलेगी। अब गलित हो तब कैथोड पर सोडियम धातु, और जलीय हो तब कैथोड पर H2 गैस मिलती है, बाकी एनोड पर Cl2 मिलती है दोनों के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपना अगला, निम्न में से कौन सी धातु उसके लवणों के जलीय विलयन से विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकती। इसको विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते, इसको कर सकते, इसको कर सकते, किसको नहीं कर सकते, मैग्नीशियम को विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी चांदी है, कॉपर है, क्रोमियम है, ठीक है ना, इनको आप विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हो। एक अक्रिय इलेक्ट्रोड वाले सेल में NaBr के जलीय विलयन का भी थोड़े बाद है ना, पिछले अपने क्लास के अंदर आया था, ये NaBr का जलीय विलयन कराओगे, जलीय में क्या होगा, कैथोड पर H2 गैस, एनोड पर Cl2 गैस, और विलयन में NaOH बन जाएगा। इस कैथोड पर H2 गैस, एनोड पर Br है ना तो Br2, और विलयन में NaOH बन जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, H2 Br2 और NaOH, सी तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला 56, अभी पीछे भी आ गया था, 108 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। अब सिल्वर है ना, Ag सिल्वर नाइट्रेट में चांदी मुक्त करनी है तो Ag प्लस है, इससे Ag बनानी है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है। अब Ag का भार कितना, 108 होता है परमाणु द्रव्यमान, इसका भी 108, तो 108 ग्राम प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ये 1 मोल है, 108 क्या 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे होता है, तो उत्तर क्या आएगा, 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी 108 ग्राम चांदी प्राप्त करने के लिए। फिर देखो अगला, MgCl2 से 1 ग्राम मैग्नीशियम परमाणु उत्पन्न करने के लिए कितने आवश्यक फैराडे आवश्यक होंगे फैराडे। अब Mg है ना, इससे यहाँ Mg+2 है, क्योंकि MgCl2 है ना, इसको तोड़ोगे तो बनेगा MgCl2, तो Mg+2 और 2 Cl-, ये तो बनेंगे। अब Mg+2 है, इसको Mg में चेंज करना है, Mg में चेंज करना है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 लिए, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब आवश्यक फैराडे कितने, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, ये कितने, 2 मोल, और 2 मोल मतलब 2 फैराडे, तो 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, तो कितना होगा, 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला,
1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी? ये देखो, W बराबर ZIT, पहला नियम फैराडे का। अब इसका मान 1 एम्पियर और इसका मान क्या रखा है? 1 सेकंड रखा है। पदार्थ की मात्रा ये 1 हो गया तो क्या आ गया? W बराबर क्या आ जाएगा? Z, यानी पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होगी? Z, और Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर मुक्त होगी। ठीक है। इसके बाद देखो अगला, ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता क्या होती है? अभी बताया था। अब देखो, ताप बढ़ाओगे ना, धातु याद रखना, अब धातु होती है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब धातुओं में चालकता किससे? इलेक्ट्रॉन से होती है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तेज गति करेंगे, चालकता ज्यादा। इलेक्ट्रॉन कम गति करेंगे, चालकता कम। अब अगर आप धातु यानी सोना चांदी जो भी लो, उसको आप गर्म करोगे तो हिसाब से तो यह है कि गर्म करने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट गति तेज होनी चाहिए। गति तेज होगी, चालकता बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर धातु को गर्म करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे हैं, मुक्त हैं। गर्म करने से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तब इलेक्ट्रॉन के अंदर गर्म करने से उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंपन हो जाएगा शुरू। और कंपन शुरू हो जाएगा तब उसका वेग पहले से घट जाएगा। जैसे एक तो क्या है, 15-20 आदमी लाइन से चल रहे हैं, आराम से दौड़ रहे हैं, उनका वेग, और एक यूं कह दें आपको हिला हिला के दौड़ाएं यूं, तब आपका वेग पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? कम। तो याद रखना, ताप बढ़ाने से धातुओं में इलेक्ट्रॉन में कंपन बढ़ जाता है, और कंपन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाता है, और वेग घटने से चालकता में क्या आती है? कमी। तो याद रखना, ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता घटती है, लेकिन आयनिक चालकता है ना, आयन्स विलयन में, उसका ताप बढ़ाओ, तब आयन की गर्म करोगे ना, तो आयन का वेग बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और आयन का वेग बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगी। इसलिए 2 पॉइंट याद कर लो कि ताप बढ़ाने से धातुओं में चालकता का मान घटता है इलेक्ट्रॉन में कंपन बढ़ने से, और आयनिक चालकता का मान बढ़ता है आयन की गति बढ़ने से। तो याद रखना, तो क्या लिखा है? ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता क्या होगी? घटती है। क्या होती है? कम होती है, घटेगी। और आयनों की क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। फिर देखो अगला, चालकता व प्रतिरोध में क्या संबंध है? अब देखो, चालकता मतलब विशिष्ट चालकता, ये यहां ना चालकता लिख दिया, इसको चालकत्व लिखना था। क्या लिखना था? चालकत्व। चालकत्व, ठीक है ना, चालकत्व है ये। क्योंकि ये शब्द जो, दो शब्द जो है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। चालकत्व है ये। चालकत्व में क्या होता है? क्या लिखते हैं? चालकत्व बराबर 1/R लिखते हैं, 1 अपन प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध होता है, तो 1/प्रतिरोध, सी बराबर 1/प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, सब बोलते हो आप। अब देखो, फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? अब देखो वापस वही, किससे? तुल्यांकी भार से। और इसके नियम में क्या लिखते हो आप? इसकी परिभाषा क्या है? अगर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। तुल्यांकी भार, यानी तुल्यांकी भार के लिए, तो तुल्यांकी भार से संबंधित है ये। किससे है? तुल्यांकी भार से। दूसरा नियम, पहला नहीं है, दूसरा नियम। ठीक है। उसके बाद देखो, वह उपकरण जिससे हाइड्रोजन मीथेन जैसे ईंधनों को दहन ऊर्जा में सीधा विद्युत ऊर्जा में, कौन सा सेल होता है वो? दहन यानी ईंधन काम में लेते हैं, उसका दहन करवा के लाइट प्राप्त करते हैं, कौन सा होता है वो? ईंधन सेल होता है। कौन सा होता है? ईंधन सेल। ईंधन सेल काम में लेते हैं। इसके बाद देखो अगला, सेल स्थिरांक की इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्थिरांक जो है ना, उसको यूं लिखते हैं, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला ये है, सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट, इसको लिखते हैं ऐसे, लंबाई बट्टे क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं इसको? लंबाई बट्टे क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है। और लंबाई की इकाई क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा? ऊपर आएगा -2 हो जाएगा, -1 कट जाएगा, तो -1 बच गया, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगा। अगर यहाँ मीटर ले लोगे ना, यहाँ मीटर, मीटर स्क्वायर, तब उत्तर क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो एक ही बात है, मीटर इनवर्स आ जाए या सेंटीमीटर इनवर्स आ जाए, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको सेंटीमीटर इनवर्स करना है। किसकी? सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ध्यान रखना ये। ठीक है। फिर देखो अगला, निम्नलिखित आयनों में से सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। अब देखो, मैंने कहा था विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है ना,
उस श्रेणी में ऊपर जो होता है ना वो सबसे अधिक अपचायक, सबसे अधिक अपचायक, और नीचे जो आता है वो सबसे अधिक ऑक्सीकारक होता है, सबसे अधिक ऑक्सीकारक। और नीचे आओगे ना, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता क्या धीरे धीरे घटती है। और इन चारों में जो है ना ऐसे होता है, पहले आई होता है, फिर Br, फिर Cl, लास्ट सबसे लास्ट में F होता है, सबसे लास्ट में। तो सबसे अधिक अपचायक फ्लोरीन है। और क्या लिखा है, निम्नलिखित आयनों में सर्वाधिक, ये सबसे अधिक ऑक्सीकारक F-, सबसे अधिक ऑक्सीकारक कौन है, F-। और सबसे अधिक अपचायक कौन सा है, जो ऊपर की तरफ है, ऊपर अधिक अपचायक, नीचे अधिक ऑक्सीकारक, इसलिए सबसे अधिक अपचायक कौन होगा, I-। तो सबसे अधिक अपचायक I- होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला 65, अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर मात्रा में जमा करने के लिए 1 एम्पियर, वापस वही आ गया, W बराबर ZIT। तो इसके बराबर करना है, इसके बराबर, तो 1 एम्पियर है ये, तो यहां T का मान कितना करें, तो इसका मान क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड करना पड़ेगा, तब W बराबर Z आएगा। ये तो पूछा है रासायनिक तुल्यांक के बराबर मात्रा करने के लिए 1 एम्पियर धारा कितने समय तक प्रवाहित करें, 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तब क्या है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर पदार्थ की मात्रा मुक्त हो जाएगी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातु प्राप्त किसके लवण को विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते धातु को। अब देखो, पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील, कैल्शियम बहुत अधिक क्रियाशील, एल्यूमिनियम क्रियाशील, चांदी, इसका आप विद्युत अपघटन करवा सकते हो पानी में डाल के, इसलिए इनका नहीं करवा सकते आप। किसका करवा सकते हैं, चांदी का, चांदी का, कॉपर का, लोहे का, है ना, कोबाल्ट का, निकल का, इन सब का आप विद्युत अपघटन करवा के इनको प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम, कौन सी क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, इनकी धातुओं को हम विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल, अब देखो ये क्या है, प्राथमिक सेल, ये प्राथमिक सेल, ये क्या है द्वितीयक सेल, और ये प्राथमिक सेल। तो द्वितीयक कौन सा है, सीसा संचायक सेल द्वितीयक है, ठीक है ना। देखो पीछे बताया था मैंने, ये प्राइमरी सेल, ये भी प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल, ये भी प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल, और ये क्या है सेकेंडरी द्वितीयक सेल है। और इसके साथ एक एग्जांपल और याद रखना है, कौन सा, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, ये भी क्या है द्वितीयक सेल के रूप में नाम में लेते हैं हम, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है, ठीक है। इसके बाद देखो, तो यहां तक अपना 67 तक क्वेश्चन हो गए ये। तो हमने इन 2 क्लासों में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगभग 67 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। अब एग्जाम में इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए, और हो सकता है कि इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को वो 1 नंबर का प्रश्न बना के दे दे, ऑप्शन न दे आपसे, और सीधा ही आपसे उत्तर पूछ लें, तब थोड़ा ध्यान रखना है, इनको ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने ऑप्शन टिक कर लिए, बस ऑप्शन याद कर लिए, ऑप्शन याद नहीं करने, उस प्रश्न को ढंग से समझना है, समझ के याद करना है, तभी आपसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आराम से हल हो जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक के अंदर भी आ सकता है, तब आपको इन ऑप्शन के उत्तर याद होने चाहिए, ऑप्शन जो लिखे ना मैंने प्रश्न, उनके ऑप्शन, इन ऑप्शन में जो उत्तर आ रहा है उस उत्तर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अन्य ऑप्शन है उनका क्या अर्थ है वो थोड़ा याद करो, अन्य बातें बताइए मैंने बहुत सारी, साथ साथ में अन्य चीजें बताइए, उन प्रश्न बताइए, वो प्रश्न भी थोड़ा साथ में आप याद करो, क्योंकि यहाँ तक अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला पार्ट जो पूरा हो गया है। इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लो, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, इन्हीं में से आपको छोटे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो अगली क्लास जो है ना, हम अगली क्लास में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक यानी रेगिस्तान की पूर्ति वाले प्रश्न करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।